नमस्कार। स्वास्थ्य क्षेत्र में जो लोग अपना करियर देख रहे हैं उनके लिए एक अहम जानकारी है जी। उत्तराखंड के चंपावत जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मतलब NHM जी। उसके तहत कई पोस्ट्स निकली हैं और इनके लिए वॉक इन इंटरव्यू होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, ये सभी पद संविदा पर हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। अच्छा, तो आज हम इसी पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। हमारे पास इसका ऑफिशियल विज्ञापन है, जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति चंपावत का। हाँ, डेट भी है शायद इस पे। 18 सितंबर 2025 का है ये। पत्रांक संख्या 559, एकदम ताजा। ओके, तो आज का हमारा मकसद यही है कि इस विज्ञापन को जरा ठीक से समझें। कौन सी पोस्ट्स हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, सैलरी क्या मिलेगी, सिलेक्शन कैसे होगा और अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सब कुछ। हाँ, मतलब पूरी जानकारी मिले ताकि जो लोग इंटरेस्टेड है उन्हें आसानी हो। सिर्फ फैक्ट्स नहीं, थोड़ा ये भी समझेंगे कि इस तरह की भर्तियों का मतलब क्या होता है जमीनी स्तर पर। कोशिश यही रहेगी कि सब कुछ आसान भाषा में समझ आ जाए। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले ये भर्तियां हो रही हैं NHM के तहत, है ना, नेशनल हेल्थ मिशन। जी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ये केंद्र सरकार का एक बड़ा कार्यक्रम है जो राज्यों के साथ मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का काम करता है। और ये जो विज्ञापन है ये खास तौर पर चंपावत जिले के लिए है। और आपने शुरू में बताया कि ये पद संविदा पर हैं। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी। ये स्थायी परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं है। विज्ञापन में साफ साफ लिखा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च 2026 तक के लिए होगा। अच्छा, सिर्फ 31 मार्च 2026 तक, मतलब एक तय समय के लिए। जी। यहीं पर एक सवाल मन में आता है, वैसे ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरियां होती हैं ये ठीक है, तात्कालिक जरूरतें पूरी करती हैं, लेकिन क्या लंबे समय के लिए ये स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए सही है? इस पर हम शायद बाद में सोचें। हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा है। खैर, फिलहाल देखते हैं कि पद कौन कौन से हैं। विज्ञापन में कुल 12 अलग अलग तरह के पद बताए गए हैं। और टोटल वैकेंसीज? टोटल वैकेंसी 15 हैं। 12 तरह के पद, 15 वैकेंसी। अच्छा, तो पदों में काफी वैरायटी दिख रही है। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग अलग स्किल्स की जरूरत है। अगर हम इनको थोड़ा ग्रुप करके देखें तो सबसे पहले नर्सिंग के पद हैं। ये काफी अहम है। नर्सिंग में कौन कौन से? इसमें देखिए, स्टाफ नर्स RBSK के 4 पद हैं। RBS के मतलब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। ओके, 4 पद। फिर स्टाफ नर्स PHC HWC के 2 पद हैं। ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए। ठीक है। और 1 पद है स्टाफ नर्स MCH का, यानी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य। तो कुल मिला के 4+2+1 = 7 पद तो नर्सिंग के ही हो गए। हाँ, आधे का करीब पद नर्सिंग स्टाफ के हैं। और इनकी सैलरी का भी कुछ जिक्र है। हाँ बिल्कुल, जो RBSK और PHC HW वाले स्टाफ नर्स हैं उनका मानदेय मतलब सैलरी 20,000 रुपए प्रति माह है। 20,000। कुमाऊं, उत्तराखंड की सबसे तेजी से उभरती रोजगार समाचार सेवा में आपका स्वागत है। सभी तरह की प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट rojgarforyou.com पर विजिट करते रहें। हम सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। और MCH वाली नर्स का? स्टाफ नर्स MCH के लिए थोड़ा ज्यादा है, 22,000 रुपए प्रति माह। 20,000, 22,000, ये सैलरी इस लेवल पर ठीक मानी जाती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स के हिसाब से। देखिए, ये शुरुआती या मिड लेवल की सैलरी कह सकते हैं, खासकर संविदा पदों के लिए। जिले की लोकेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से शायद ये ठीक हो, पर स्थायी पदों से तो अक्सर कमी होती है। समझ गई। अच्छा, नर्सिंग के अलावा और कौन से पद हैं? मैनेजमेंट टाइप के भी कुछ हैं शायद? हाँ, मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन वाले पद भी हैं। जैसे एक पद है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, RNTCP का। RNTCP मतलब? यह है राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, मतलब TB कंट्रोल प्रोग्राम। इनकी सैलरी 25,000 रुपए है। 25,000, ओके। फिर एक पद है डिस्ट्रिक्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट, CDISTP। ISDP होता है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम, बीमारियों की निगरानी वाला काम। हाँ, ये तो बहुत जरूरी काम है आजकल। बिल्कुल। और इनका वेतन सबसे ज्यादा है इस विज्ञापन में, 35,000 रुपए प्रति माह। 35,000, तो ये पद काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है लगता है। संभवतः एपिडेमियोलॉजिस्ट का रोल बहुत क्रिटिकल होता है किसी भी महामारी या बीमारी के फैलाव को समझने और रोकने में। इनकी एक्सपर्टाइज की वैल्यू होती है। सही बात है। और मैनेजमेंट में? एक पद है ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, BPMU का। ब्लॉक लेवल पर प्रोग्राम मैनेजमेंट देखेंगे ये। इनकी सैलरी 22,000 रुपए। 22,000। और एक और पद है डिस्ट्रिक्ट IEC BCC फैसिलिटेटर का,
IEC मतलब इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन और BCC मतलब बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। अच्छा, ये जागरूकता फैलाने और व्यवहार परिवर्तन वाला काम। जी, विज्ञापन में एक नोट भी है कि इस पद का नाम अब बदलकर APMC यानी असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर कम्युनिकेशन कर दिया गया है, जो DPMU के IEC एंड ट्रेनिंग सेल के तहत आएगा। ओके, नाम बदला है। सैलरी? सैलरी इसकी भी 22,000 रुपए है। ठीक है, तो ये हो गए मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन वाले। इसके अलावा भी कुछ है? हाँ, कुछ और स्पेशलिस्ट और सपोर्ट रोल भी हैं। जैसे बताइए। एक पद है काउंसलर फैमिली प्लानिंग का, परिवार नियोजन के लिए परामर्शदाता। इनकी सैलरी सबसे कम है, 17,000 रुपए। 17,000? फिर एक है मल्टी रिहैबिलिटेशन वर्कर, MRW, पुनर्वास सेवाओं से जुड़े। इनका वेतन 20,000 रुपए है। ठीक है। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर RCH का पद है। RCH यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, डेटा मैनेजमेंट का काम। इनकी सैलरी भी 17,000 रुपए है। ओके, तो 2 पद हैं 17,000 वाले, काउंसलर और डेटा एंट्री ऑपरेटर। जी, फिर एक ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट है NPPCD प्रोग्राम के तहत। NPPCD? नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस, मतलब बहरेपन की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम। ये सुनने की क्षमता की जांच वगैरह से जुड़े होंगे। इनकी सैलरी 20,000 रुपए है। 20,000, ठीक है। और आखिर में एक पद है सोशल वर्कर का NTCP प्रोग्राम के तहत। NTCP? नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम। इनकी सैलरी 27,000 रुपए है। 27,000 सोशल वर्कर के लिए? अच्छा। तो ये हैं सारे 12 तरह के पद और उनकी सैलरी। रेंज हो गई 17,000 रुपए से 35,000 रुपए तक। काफी अलग अलग तरह के काम और अलग अलग सैलरी लेवल। ये दिखाता है कि जिला स्तर पर हेल्थ टीम में कई तरह के लोगों की जरूरत होती है। बिल्कुल, एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बनाने की कोशिश लगती है। अब आते हैं जरा योग्यता और शर्तों पर। उम्र का तो आपने बता दिया था। हाँ, सभी पदों के लिए जो अधिकतम आयु सीमा है वो 42 साल तय की गई है। 42 इयर्स। ठीक है, और सैलरी भी हमने देख ली। लेकिन सबसे जरूरी चीज क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, वो कहाँ से पता चलेगा? हाँ, ये बहुत जरूरी है। विज्ञापन में ये साफ लिखा है कि हर पद के लिए क्या डिटेल्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना अनुभव चाहिए और बाकी शर्तें क्या हैं। ये सब NIC चंपावत की वेबसाइट पर मिलेगा। वेबसाइट का एड्रेस? www.champawat.nic.in। इस पर जाना होगा। अच्छा, वेबसाइट पर? हाँ, और कुछ? वेबसाइट के अलावा उन्होंने एक डायरेक्ट लिंक भी दिया है और एक QR कोड भी दिया है विज्ञापन में ही। लिंक है https://champawat.nic.in documents NHM Rec 2025। ओके, तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि पहले वेबसाइट या लिंक या QR कोड से जाकर अपने मतलब की पोस्ट की सारी डिटेल्स ध्यान से पढ़ लें। बिल्कुल, बिना वो पढ़े अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप योग्य ही ना हो। सही बात है। यहीं पर एक और सवाल आता है। विज्ञापन में तो क्वालिफिकेशंस लिखी होंगी, पर क्या वो क्वालिफिकेशंस चंपावत जैसे पहाड़ी जिले की जो असल स्वास्थ्य चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए बेस्ट होंगी? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। कई बार स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन रख दी जाती हैं, पर लोकल जरूरतों के हिसाब से शायद कुछ और स्किल्स की जरूरत हो। ये तो खैर एक बड़ा नीतिगत सवाल है। अच्छा, अब आते हैं प्रक्रिया पर। ये वॉक इन इंटरव्यू कब और कहाँ होंगे? इंटरव्यू के लिए 2 दिन तय किए गए हैं। कौन कौन से? 3 अक्टूबर 2025 जो कि शुक्रवार है, और 4 अक्टूबर 2025 शनिवार। अक्टूबर की 3 और 4 तारीख। किन पदों के लिए कब? 3 अक्टूबर को क्रम संख्या 1 से 3 तक के पदों के लिए इंटरव्यू होंगे, यानी तीनों तरह के स्टाफ नर्स के पद। ओके, नर्सों के लिए 3 अक्टूबर। और 4 अक्टूबर को बाकी सभी पदों के लिए, मतलब क्रम संख्या 4 से लेके 12 तक। इसमें वो मैनेजमेंट वाले, कोऑर्डिनेटर, काउंसलर, टेक्नीशियन सब आ गए। ठीक है, तारीखें क्लियर है। टाइमिंग क्या है? दोनों ही दिन, इंटरव्यू वाले दिन सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा कैंडिडेट्स का। सुबह 9:30 से 11 बजे तक ये रजिस्ट्रेशन टाइम है। हाँ, ये कट ऑफ टाइम लगता है। 11 बजे के बाद शायद रजिस्ट्रेशन बंद हो जाए, और रजिस्ट्रेशन के बाद इंटरव्यू सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएंगे। 11 बजे से इंटरव्यू शुरू। ओके, और जगह? कहाँ जाना होगा? इंटरव्यू का वेन्यू है मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय चंपावत। पिन कोड है 262523, उत्तराखंड। CM ऑफिस चंपावत। ठीक है। तो कैंडिडेट्स को सही तारीख पर सुबह 9:30 बजे तक यहाँ पहुँचना होगा। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है और साथ में क्या क्या लेकर जाना है।
विज्ञापन में एक एप्लीकेशन फॉर्मेट भी दिया हुआ है ना? जी हाँ, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया है। उसमें बेसिक डिटेल्स भरनी है। आवेदक का नाम हिंदी और इंग्लिश कैपिटल लेटर्स में, पिता या पति का नाम, डेट ऑफ बर्थ अंकोर शब्दों में, पूरा पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब। हाँ, और फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स, कौन सी परीक्षा पास की, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, कब पास की, टोटल मार्क्स कितने मिले, परसेंटेज क्या था। और वर्क एक्सपीरियंस का कॉलम भी होगा। जी बिल्कुल, कहाँ काम किया, कब से कब तक, क्या पद था, ये सब भरना होगा। लेकिन सबसे जरूरी बात, इंटरव्यू के दिन इस फॉर्म के साथ ले जाना क्या क्या है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। विज्ञापन के हिसाब से इस भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको लाना है आपके सभी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, मतलब अपनी साइन की हुई कॉपी। ओरिजिनल नहीं? ओरिजिनल शायद वेरिफिकेशन के लिए साथ रखने हो, पर जमा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ही करनी है। ठीक है। और आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज और आपकी अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज शायद फॉर्म पर चिपकाने के अलावा भी चाहिए हो। अच्छा, फोटोग्राफ भी सेल्फ अटेस्टेड और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ कुछ खास लिखा था शायद? हाँ, एक जरूरी चीज लिखी है। अनुभव प्रमाण पत्र के साथ वेतन पर्ची यानी सैलरी स्लिप या फिर बैंक स्टेटमेंट लगाना होगा। ओह, सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट, ये क्यों? ये शायद एक्सपीरियंस को वेरीफाई करने का एक तरीका है। सिर्फ लेटर्स से ज्यादा पक्का सबूत माना जाता है कि आप वाकई वहां काम कर रहे थे और आपको सैलरी मिल रही थी। इससे फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाने की गुंजाइश कम हो जाती है। हाँ, ये तो प्रोसेस को और पुख्ता बनाने की कोशिश लगती है। समझ में आता है। और एक चेतावनी भी दी है विज्ञापन में। क्या? साफ लिखा है कि अगर कोई भी सर्टिफिकेट या जानकारी जांच में गलत या झूठी पाई गई तो अपॉइंटमेंट तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। बिल्कुल, तो ईमानदारी बहुत जरूरी है। एकदम। अच्छा, विज्ञापन में कुछ और पॉइंट्स भी थे, जैसे शायद यात्रा भत्ते को लेकर। हाँ, लिखा है कि इंटरव्यू में आने के लिए कोई टीए यानी ट्रैवलिंग अलाउंस या डियरनेस अलाउंस नहीं दिया जाएगा, खर्चा खुद उठाना होगा। ये तो आमतौर पर होता ही है ऐसी भर्तियों में। जी, और एक और स्टैंडर्ड क्लॉज है कि जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति चंपावत के पास ये अधिकार है कि वो विज्ञापित पदों की संख्या को बढ़ा सकें, घटा सकें या फिर पूरी भर्ती प्रक्रिया को भी बिना कोई कारण बताए कैंसिल भी कर सकते हैं। हाँ, ये अधिकार वो अपने पास रखते हैं। ठीक है, तो हमने लगभग सारे जरूरी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं इस विज्ञापन के। जी हाँ, पद कौन से हैं, सैलरी क्या है, योग्यता कहाँ देखनी है, इंटरव्यू कब और कहाँ है, क्या ले जाना है और बाकी शर्तें क्या हैं, सब पर बात हो गई। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो चंपावत जिले में NHM के तहत हेल्थ सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने का मौका है। 15 पद हैं कुल मिलाकर। हाँ, और जो लोग योग्य हैं और इच्छुक हैं उन्हें 3 अक्टूबर या 4 अक्टूबर अपने पद के अनुसार को सुबह 9:30 बजे तक CMO ऑफिस चंपावत पहुंचना है। अपने भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज के साथ। बिल्कुल। ये विज्ञापन न सिर्फ एक नौकरी का अवसर है, बल्कि ये भी दिखाता है कि जिला लेवल पर किन स्वास्थ्य सेवाओं पर फोकस है, जैसे बच्चों का स्वास्थ्य, टीबी कंट्रोल, बीमारियों की निगरानी, फैमिली प्लानिंग, कान की देखभाल, तंबाकू नियंत्रण, इन सब पर जोर है। और ये भी याद रखना जरूरी है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फिलहाल 31 मार्च 2026 तक का है। ये परमानेंट जॉब नहीं है। हाँ, ये एक निश्चित अवधि का काम है। जो लोग इस दौरान काम करने में इंटरेस्टेड हैं या जिन्हें अनुभव चाहिए, उनके लिए ये अच्छा अवसर हो सकता है। बिल्कुल। अंत में एक सवाल जो मेरे मन में घूम रहा है वो ये कि ठीक है, इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट भर्तियों से फौरी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, लेकिन क्या ये चंपावत जैसे जिले में, जहां शायद हेल्थ प्रोफेशनल्स को बनाए रखना वैसे ही मुश्किल होता हो, एक स्थायी और मोटिवेटेड वर्कफोर्स बनाने में मदद करती हैं? ये बहुत ही जायज सवाल है। या फिर जो सैलरी दी जा रही है और जो कॉन्ट्रैक्ट की अवधि है, उसे देखते हुए किस तरह के लोग ज्यादा अप्लाई करेंगे? क्या अनुभवी लोग आएंगे या ज्यादातर फ्रेश ग्रेजुएट्स? क्या स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलेगी, ये बाहर से भी लोग आएंगे? देखिए, संविदा नियुक्तियों के अपने फायदे भी हैं जैसे लचीलापन, लेकिन नुकसान भी हैं जैसे कर्मचारियों में नौकरी की सुरक्षा। इसका असर लंबे समय में काम की क्वालिटी पर पड़ सकता है, ये बात सही है। और प्रतिभा आकर्षण वाली बात भी बिल्कुल सही है। सैलरी और काम का नेचर ही तय करता है कि कौन अप्लाई करेगा। क्या ये पद अनुभवी लोगों को खींच पाएंगे या ये एंट्री लेवल अफसर ज्यादा माने जाएंगे? इसका जवाब तो भर्ती प्रक्रिया के बाद ही पता चलेगा। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब इस विज्ञापन में नहीं है, पर ये हमारे हेल्थ सिस्टम से जुड़े बड़े मुद्दे हैं जिन पर सोचना जरूरी है। निश्चित रूप से।
तो ये थी हमारी आज की बातचीत चंपावत NHM भर्ती विज्ञापन के बारे में। जो भी उम्मीदवार इंटरव्यू देने जा रहे हैं उन्हें हमारी शुभकामनाएं, और बाकी सबके लिए ये हमारे स्वास्थ्य सिस्टम के काम करने के तरीके पर सोचने का एक और मौका। बिल्कुल। हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि इस समय हम कोई प्लेसमेंट एजेंसी नहीं हैं। हमारा कार्य केवल नौकरी संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना है, विशेष रूप से उत्तराखंड की नौकरियों और कभी-कभी अन्य सरकारी रिक्तियों की जानकारी। किसी भी पद के लिए आवेदन करना नौकरी तलाशने वाले को स्वयं करना होगा। हमें खेद है कि हम अभी फोन पर किसी भी रिक्ति से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं करा सकते। भविष्य में यदि हमारी ऐसी कोई योजना होती है तो हम आपको अवश्य सूचित करेंगे। वर्तमान में यह सेवा सभी नौकरी तलाशने वालों और नियोक्ताओं के लिए पूर्णतया निःशुल्क है तथा हम नियोक्ता और नौकरी तलाशने वाले के बीच किसी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते। हमारी कोशिश रहती है कि नियोक्ताओं द्वारा प्रदान की गई सभी सूचनाएं बिना किसी परिवर्तन और छुपाए सीधे आप तक पहुंचे। यदि आपको हमारा यह प्रयास समाज सेवा के रूप में पसंद आता है तो कृपया अपने मित्रों और जरूरतमंदों को हमसे जुड़ने के लिए आमंत्रित करें और इस मिशन में योगदान दें, ताकि हम जरूरतमंदों को रोजगार और नियोक्ताओं को योग्य व कुशल व्यक्ति उपलब्ध कराने में सहायक बन सकें।